ओके, सो रिसीव्ड अ हेड्स अप। ठीक है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। ओके, सो सबसे पहले बिफोर वी बिगिन, मेरे को आप सबको एक क्वेश्चन पूछना है कि आप में से कितने जन जो है वो एक पिगी बैंक या गुल्लक में आपके पैसे सेव करते हैं? कितने जन ऐसे हैं? बहुत जन है जो गुल्लक में सेव करते हैं, पर एक पिगी घर में अगर हम पैसे घर में सेव करते हैं तो इसके काफी सारे हमें एक तरह से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे हमें कई बार लगता है कि चलो हम उसमें से पैसे निकाल के खर्च कर ले, या साथ ही एक सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कभी पैसे कहीं चले गए, चोरी हो गए। तो ये सब चीजों की वजह से हमारे पास एक हमेशा रिस्क रहता है अगर हम घर में सेव करते हैं, राइट, हमारे घर के तिजोरी में। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम एक बाहर एक बैंक में जाके हमारे पैसे सेफली सिक्योरली सेव करें, ना कि हम घर में हमारे पैसे सेव करते रहें। क्योंकि इससे एक और डिसएडवांटेज वो होता है कि हमारे पैसे कभी भी बढ़ते नहीं है, हमारे घर में ही रहते हैं। और हमें कई बार मन करता है कि चलो वो पैसे लेके हम खर्च कर दें, या कई बार हम भूल जाते हैं हमने कितने पैसे रखे थे, हमें ट्रैक नहीं रहता कि हमने कितने पैसे अलग किए थे, या कई बार हमारे पैसे अचानक से गायब हो जाते हैं। मतलब वी डोंट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड, राइट। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम एक प्रॉपर जगह जाके हमारे पैसे सेव करें। अच्छा, नाउ नेक्स्ट आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यॉल कि आप में से कितने जन ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं? आप में से कितने जन ऑनलाइन बैंक्स यूज करते हैं? राइट, तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो सभी के सब जन यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेट। हम बात कर रहे थे कि हमें क्यों जाके बैंक्स में सेव करना चाहिए, और साथ ही हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें क्यों करने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप आपके पैसे बैंक में जाके जमा करते हैं तो आपके बैंक हमेशा आपको एक इंटरेस्ट रेट देते हैं, जिससे आपके पैसे जो है वो ग्रो होते रहते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पैसे ग्रो हो और ना कि आइडियल पड़े रहें। साथ में अगर आप बैंक में सेव करते हो तो आपको बैंक वाले एक एक्सेस देते हैं टू क्रेडिट फैसिलिटीज। वो क्रेडिट फैसिलिटी से आप होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, एंड ऑल ऑफ दिस इज एट अ रीजनेबल रेट। तो ये सब आपको तब मिलता है जब आप जाके एक बैंक में आप लोन फैसिलिटी यूज करते हो, राइट। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम बैंक में ना जाए और हम इनफॉर्मली बोरो कर लें, हम एक स्मॉल लेंडर्स से मनी बोरो कर ले। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहले वो हमें बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो जो हमें इंटरेस्ट रेट लगाते हैं दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड साथ ही कोई गारंटी नहीं होती कि बाद में हमें फ्यूचर में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कब वो हमसे पैसा वापस रिकवर करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ों के कारण हमें एक इनफॉर्मल लेंडिंग ना ऑप्ट करके हमें बैंक्स में जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बैंक्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो सबसे सेफ बैंक्स कौन से होते हैं? सबसे सेफ बैंक्स होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। आप सबका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी से होता है, करेक्ट। तो जो सबसे सेफ बैंक्स होते हैं वो होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। हम कई बार सोचते हैं कि चलो जाके हम हमारे पैसे एक दूसरे बैंक में लगा देते हैं जो कि इतना फेमस नहीं है, जो कि इतना बड़ा नहीं है, जस्ट बिकॉज वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमें लगता है कि ये बैंक हमें बाकी बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो चलो हम हमारे पैसे वहां पे लगा देते हैं। पर एक्चुअली वो बैंक्स इतने सेफ नहीं होते हैं, स्पेशली जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो कि लोकल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, क्योंकि वो बैंक कभी भी बंद हो सकते हैं।
राइट। अब मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि बैंक्स, हमें लगता है कि बैंक्स में एक बार पैसा डाल दिया तो सेफ है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। बैंक आफ्टर ऑल एक बिजनेस है। बैंक्स जो कि होते हैं वो एक एक अलग टाइप के कंपनीज होते हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से मॉडरेटेड होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक बिजनेस कंडक्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि बिजनेस कभी भी बंद हो सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसा नहीं हमें मानना चाहिए कि हमने हमारे पैसे डाल दिए बैंक में और हम सेफ हो गए। हमें खुद, हमें हमारे मनी जो भी हमने डिपॉजिट किया है, हमारे सेविंग्स, हमें उस पर रेगुलरली चेक करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रेगुलरली हमारा बैंक विजिट करना चाहिए, हमें जाके हमारे बैंक मैनेजर से बात करनी चाहिए, बैंक ऑफिशियल से बात करनी चाहिए। हमें हमेशा एक ऐसा बैंक चुनना चाहिए जो जो कि सेफ है, जो कि जिसका पास्ट रिकॉर्ड कभी भी बुरा ना हुआ हो। हमेशा वो बैंक का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए कि पास्ट में बैंक अच्छे से चला है, बैंक ने पिछले सालों में कुछ भी डिफॉल्ट नहीं किया है, या बैंक कभी भी नेगेटिव न्यूज में नहीं आया है। तो ये सब चीजों से हमें हमारा बैंक आइडेंटिफाई करना चाहिए दैट वो बैंक प्रॉपर्ली सेफ है कि नहीं। और हमें मोस्टली नेशनलाइज बैंक फॉलो करनी चाहिए, राइट। साथ ही मैं आपसे और भी चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल एक बैंक अकाउंट होने के एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस कि बैंक अकाउंट। तो जैसे हमें बैंक अकाउंट मिलता है तो हमें बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो हमें रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ठीक है इनका बैंक अकाउंट है, तो एक तरह से एक आइडेंटिटी मिल जाती है ऑफ अ बैंक अकाउंट, राइट। साथ ही जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट में आपके पैसे डिपॉजिट करते हो, आपको पूरा डिटेल मिलता रहता है कि आपने ये अकाउंट पे ये डिपॉजिट किया है, आपने ये विड्रॉल किया है, आपको इतना इंटरेस्ट उस पर मिला है। ऑल्सो बैंक्स आर कम्प्लीटली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। बैंक्स कोई वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते कस्टमर्स के बीच में। जो रूल्स होते हैं वो सभी कस्टमर्स के लिए सेम होते हैं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, राइट। अगर हम कहीं इनफॉर्मल बोरोवर के पास जाएंगे उनसे पैसे लेने के लिए, तो हो सकता है कि वो अपने पर्सनल जो भी है पर्सनल प्रेजुडिस या पर्सनल ग्रजेस के कारण हमें कभी लोन ज्यादा रेट पे दे या हमारा रीपेमेंट उस पर अफेक्ट करे। पर अगर हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक के रूल्स सभी कस्टमर्स के लिए एकदम सेफ हैं और सेम रहते हैं सारी रूल्स। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए कि कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं। अलग अलग जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो क्या क्या अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट्स जनरली होते हैं। करंट अकाउंट होता है, दैट्स राइट, यस। सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड recurring deposit account, that's right, that's 100% right। तो सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम हमारे रेगुलर सेविंग्स जाके डिपॉजिट करते हैं, एंड जहाँ पे हम जो हमें रेगुलर खर्चे चाहिए हम वो सब ये अकाउंट से निकाल सकते हैं, जिसे कहते हैं हम करंट अकाउंट। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में हम हमारा पैसा एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होता रहता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट एक जनरली एक लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है, क्योंकि उसके एंड में हमें एक बहुत अच्छा ज्यादा सम मिलता है, राइट। अभी एक तीसरा टाइप का अकाउंट रहता है जिसे कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम एक रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल में एक अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं, एक फिक्स पीरियड में, या तो मंथली या तो 6 मंथली, और उससे हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, क्यूमुलेटिवली हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता जाता है, राइट। तो ब्रॉडली ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, राइट। और ऑल्सो बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो हमारे सैलरी है और हमारे वेजेस है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में हमारे क्रेडिट हो जाते हैं, करेक्ट। अब कभी अगर हमें जरूरत पड़े बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो हम वो पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं बैंक से जब भी हमें जरूरत हो, और हम डिपॉजिट भी कभी भी कर सकते हैं हमारे सारे सेविंग्स। इसके अलावा अगर हमें कभी जरूरत हो तो हम बैंक से लोन्स भी ले सकते हैं। लोन्स जो कि होते हैं वो हमें बैंक्स बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट से देते हैं, और अगर हमारे पास एक बैंक अकाउंट होता है तो लोन लेना, लोन सैंक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है।
ठीक है। साथ ही अगर हमें कभी जरूरत हो तो हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफर भी कर सकते हैं पैसे, राइट। हमें किसी को पेमेंट करना है, हमें अपने कुछ भी ट्रांसफर करने हैं, रेमिटेंसेस करने हैं, तो हम वो बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सेविंग्स अकाउंट जो हम खोलते हैं वो कैसे, क्या प्रोसीजर है सेविंग्स अकाउंट खोलने का, कोई मुझे बता सकता है? सबके पास बैंक अकाउंट है, राइट, और सभी ने बैंक अकाउंट खोला भी है, खुद खोला होगा या किसी से खुलाया होगा, तो कैसे खोलते हैं हम हमारा बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट? कोई भी अनम्यूट करके आंसर दे सकता है या मैं किसी से वॉलंटियर पूछ सकती हूँ? हेलो, यस मैम आईडी प्रूफ, जो राइट भी हमारा आईडी प्रूफ होता है। राइट। नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, राइट, कि कौन से बैंक्स हमारे पास अवेलेबल है, और आप देखोगे कि उसमें से सबसे सबसे अच्छा कौन सा बैंक अकाउंट लगता है, करेक्ट। आप एनालाइज करोगे कि कितने बैंक्स अवेलेबल है, उसमें से आप सपोज आपने सिलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे सेफ है, फिर आप क्या करोगे? हेलो। यस हाँ, सबसे पहले हम बैंक जाएंगे, स्टेट बैंक में। यस वहाँ पर जो मैनेजर है, हाँ जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। राइट हेलो। राइट यस यस हेलो। बोलिए। हाँ, यस पीआरओ बोलिए। से, हाँ हाँ पीआरओ हाँ से मिलेंगे। पीआरओ से मिलेंगे, यस उनसे जो अकाउंट हमें खोलना है उसके बारे में जानकारी लेंगे, फॉर्म लेंगे, वो भरेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट है उनकी, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब उसको केवाईसी अटैच करेंगे, और राइट एक अपना उनका जो अमाउंट होता है हाँ अकाउंट खोलने के लिए, वो हाँ भर के हम लोग अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है। अभी मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अगर हमारे पास पैसे ना हो, अगर हमारे पास जीरो मनी है, तो क्या मैं ऐसा बैंक अकाउंट खोल सकती हूँ इफ आई डोंट हैव एनी मनी इन हैंड? यस हाँ, खोल सकते हैं। यस। तो जयेश, आई वांट टू इनवाइट यू एंड आई वांट टू आस्क यू कि कैसे हम खोल सकते हैं, सिंस आई थिंक आपको पता है। हाँ, अगर I know. I want to thank हमारे you. I want to ask Jayesh Mali because उन्होंने चैट में रिप्लाई किया है कि हम खोल सकते हैं. So I want to request Jayesh to please give his answer. हाँ, जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं मैम। Yes, correct, correct. तो जीरो बैलेंस खोलने के लिए हमें हमें कुछ भी अमाउंट मनी नहीं चाहिए। जो रिजर्व बैंक है वो उसने सभी बैंक्स को बोला है कि आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग्स अकाउंट विथ निल बैलेंस, उसको कहते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट जो है वो हम जीरो बैलेंस के साथ खोल सकते हैं, उसे कहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, और वो कोई भी खोल सकता है और उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप मिनिमम एक बैलेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो पहले हम बात कर रहे थे कि बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे, सब बैंक में खोल सकते हैं, करेक्ट, सारे बैंक्स में खोल सकते हैं। आरबीआई ने सारे बैंक्स को बोला है कि आप खोल सकते हो, पर आप एक सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो आप नील बैलेंस से खोल सकते हो। ओके, सो नाउ हम बात कर रहे थे कि कैसे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जनरली क्या प्रोसीजर होता है बैंक अकाउंट खोलने का। तो सबसे पहले जाके हम एनालाइज करते हैं कि कौन से बैंक्स है, कौन सा सबसे कन्वीनियंट है, कितना क्या हमें क्या इंटरेस्ट रेट हमें अलग अलग बैंक से मिल रहा है, कौन सा बैंक सबसे सेफ है। तो ऐसे करके हम एनालाइज करते हैं, फिर जाके हम वो बैंक में विजिट करेंगे, जैसे श्रीधर ने बोला कि हम जाके बैंक के मैनेजर से मिलेंगे और उनसे हम समझेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या मैनेजर नहीं तो हम किसी से भी मिल सकते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो हमें ये सब चीजों में हेल्प करता है, उससे हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे, हम हमारे सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे और फिर जाके हम सबमिट कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या तो बैंक में। Hello everyone. So let me try sharing the screen. मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है प्रॉपर। Yes. Can everyone hear me? Yes. Yeah.
So let me just explain the bank passbook first, right? Yeah. So bank passbook is basically जब हम पहली बार बैंक के पास जाते हैं तो वो हमें एक किट देते हैं जिसमें हमारा बैंक पासबुक आता है, एक एटीएम कार्ड रहता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब चेक बुक्स एंड एवरीथिंग. सो बैंक पासबुक क्या होता है कि जैसे हमारा अकाउंट जो बैंक के पास दिख रहा है उस एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है. तो जब भी हम कैश विड्रॉ करेंगे, मतलब हम पैसे निकालेंगे बैंक से, तो बैंक के कॉलम डेबिट साइड पे दिखेगा कि ओके कि आपने इतने पर्टिकुलर अमाउंट निकाला है. और जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक क्रेडिट साइड पे दिखेगा, राइट? सो दैट इज अ बैंक पासबुक. सो जिससे वो हमें रेगुलरली अपडेट कराना चाहिए ताकि अगर कोई भी गलती हो जाए बैंक से या फिर हमें हमारा पता लगाना हो कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं तो वो हम वैसे जान सकते हैं. नाउ कमिंग टू ऑनलाइन बैंकिंग. सो आई वुड लाइक टू आस्क समवन कि उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग से क्या समझ में आता है. कैन एनीवन प्लीज अनम्यूट देमसेल्फ एंड say something about it? Can I invite Mamta to say something about online banking? क्या आपने कभी ऑनलाइन बैंकिंग किया है, ममता? बैंक पासबुक नहीं, आपने नहीं किया? नहीं. ओके. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है. बैंक पासबुक इज मैंडेटरी टू अपडेट रेगुलरली एज वी गॉट स्टेटमेंट वाया मेल एज वेल. ओके गौतम, एक्चुअली बैंक पासबुक अपडेट कराना जरूरी नहीं है आज अभी, बिकॉज हमारे पास स्टेटमेंट आता है. बट कहीं कहीं जगह ऐसी होती है जो हमारा बैंक पासबुक मांगती है. जैसे अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाने जाएंगे ब्रोकर के पास तो वो आपसे आपका बैंक पासबुक का जेरोक्स कॉपी मांगेंगे. सो कभी कभी जरूरी होता है. सो यस, अगर हम कराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके. सो लता गायकवाड़, आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में? ऑनलाइन बैंकिंग मैंने किया है, जैसे पैसे ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना. ओके, वेरी गुड. हाँ, और ज्यादातर मेरा कंट्रीब्यूशन पे करने के लिए ना, इवन काफी मोबाइल का रिचार्ज के लिए किया हुआ है. एक मिनट काम. हेलो. या दैट्स इट. ममता, सॉरी लता मैम, दैट्स इट. हाँ मैम, खाली कभी कभी मतलब इंटरनेट इश्यूज होते हैं, ओटीपी वगैरह जो आता है लास्ट ट्रांजैक्शन जब हम प्रोसीड करते हैं ना, तभी कभी कभी क्या होता है ओटीपी जरा लेट आता है ना. ओटीपी हाँ लेट आता है. तब मेरा एक बार ऐसा अनुभव आया है कि मेरा अनुभव ऐसा आया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा था. तभी हुआ ये था कि मैंने ओटीपी एंट्री किया, अकाउंट से पैसा गया, लेकिन क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है जिसको पैसा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला ना. तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी मेरे को कि मतलब उस टाइम पे कि कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए. क्योंकि बाद में रिवर्ट उन्होंने मेरे को मैसेज बताया कि 7 डेज के बाद आपका ये रिवर्ट पैसा आ जाएगा करके ना. लेकिन वो रिवर्ट हुआ नहीं और किसको बोलना चाहिए और किसको नहीं, ये समझ में नहीं आया था. ओके, तो हम आगे ये देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्ली करना चाहिए ऑनलाइन बैंकिंग. तो पहले हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग एग्जैक्टली है क्या. तो जैसे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बैंकिंग भी एक वही चीज है. ऑनलाइन बैंकिंग हम इंटरनेट द्वारा करते हैं, हम इसे घर बैठे बैंकिंग भी बोल सकते हैं. आजकल बहुत सारी जैसे सुविधाएं हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए. तो बेसिकली फंड्स ट्रांसफर करने के लिए हम इसे बहुत यूज करते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज होती है. सो एक तो होता है NEFT. सो NEFT इज बेसिकली एक
तरीका है जिससे हम फंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं बैंक के, जैसे 11 PM टू 1 PM, फिर 3 PM टू 5 PM, ऐसे अलग अलग बैंक्स के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं जिससे हम जहां जाके हम NEFT करवा सकते हैं। NEFT का ये फायदा है कि बैंक बहुत कम चार्जेस लेती है जब हम NEFT करवाते हैं। सेकेंड इज RTGS। तो RTGS भी इज एग्जैक्टली लाइक NEFT, बट RTGS में ये होता है कि बैंक तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देती है। अब NEFT में ऐसा होता है कि बैंक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही करती है, लेकिन RTGS में आप जैसे ही तुरंत जाएंगे, आप बैंक को बोलेंगे कि हमें इतने पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर करना है, वो तुरंत आपका अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। बस इसमें चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, राइट। हम NEFT और RTGS ऑनलाइन बैंक के वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि RTGS की एक लिमिट होती है कि अगर आपको 2 लाख से ऊपर के अमाउंट ट्रांसफर करने हैं तो आप जाके RTGS फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, राइट कोमल? Yes, Shrishti, absolutely correct. Okay. Next is ECS. ECS is basically your electronic clearing system. So electronic clearing system में क्या होता है ना कि ये हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस जो है ऑटोमेटेड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हम बैंक को मैं एग्जांपल देती हूँ, हम बैंक को जाके बोलेंगे कि बैंक हमें ECS करवाना है, तो बैंक पूछेगा आपको क्या चीज का ECS करवाना है। तो जैसे आप ये बोल सकते हैं कि आपको अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अपने आप पे करवा देना है। तो उसमें ये होगा कि जैसे आपका एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, बैंक तुरंत उसे डेबिट कर देगा। तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि ओके मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ नहीं हुआ। तो अगर आपके बैंक में पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा तो वो तुरंत डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज IMPS। सो IMPS इज जस्ट लाइक NEFT एंड RTGS, बट IMPS हम खुद मोबाइल बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती IMPS में। एंड IMPS हम कभी भी कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। हम घर बैठे खुद, even on Sundays we can carry out IMPS. IMPS is a very new concept in the online banking system, right? So जैसे कि हमने देखा UPI, one second. So जैसे कि हमने देखा UPI सेंट्रल गवर्नमेंट का नया मोटो है। जैसे हम देखते हैं कि मोदी जी हमेशा डिजिटल इंडिया, कैश फ्री इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने UPI का चालू किया है नया। सो UPI में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? सो UPI में हमें सबसे पहले जरूरत होती है हमारा बैंक अकाउंट जो है हमारे मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, राइट। सेकेंडली एक स्मार्टफोन होना चाहिए विद इंटरनेट फैसिलिटी। तो जैसे हमें UPI करना हो तो UPI में हम सबसे पहले UPI का ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर हम उसमें रजिस्टर करेंगे अपना मोबाइल नंबर डाल के। आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, राइट। नेक्स्ट इज हमें एक MPIN सेट करना होता है, मतलब जब भी वो ऐप खोलेंगे वो पिन हमेशा एंटर करना होता है, वो एक पासवर्ड जैसा होता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज रेडी टू रोल। अब हम कभी भी कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। सो UPI के फायदे क्या क्या है? जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा उन्हें कैसे तुरंत पैसों की जरूरत पड़ गई, उन्होंने तुरंत अपने चाचा जी हॉस्पिटल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सेकेंडली हम देख रहे हैं अभी कि छोटे छोटे जो मर्चेंट्स है, ऑटो रिक्शा वाले, कहीं कहीं सब्जी वाले, वो भी काफी UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उन्हें भी पेमेंट कर सकते हैं। हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं काफी बार ट्रेन में हमारी पॉकेट मार ली जाती है या ऐसी सब चीजें हो जाती है, तो कैश रहेगा ही नहीं तो कोई पैसे चुराएगा ही नहीं। तो कैशलेस का ये भी बड़ा फायदा है। सो हम कुछ फाइनेंशियल टास्क जो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा करते हैं। द फर्स्ट इज फंड ट्रांसफर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है ऑफ उषा भालेराव कि आप फिर से IMPS के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई वांट टू ऐड कि उषा, IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मतलब ऐसा पेमेंट जो आप तुरंत आपके हाथ में बैठे बैठे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको रात को 11 बजे कुछ कहीं किसी को बैंक
पे करना है या कहीं किसी को पैसे देने हैं, या अगर आपको किसी से पैसे चाहिए सपोज 11 बजे, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि वो IMPS का सर्विस यूज कर सकते हैं एट एनी टाइम ऑफ द डे, इंक्लूडिंग जो छुट्टियों के दिन होते हैं, संडे के दिन भी जो बैंकिंग फैसिलिटीज बंद होते हैं, हर ऑल्टरनेट सैटरडे बंद होता है और संडेज को, राइट। पर ये IMPS आप वो 2 दिन भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप नॉन बिजनेस आवर्स के वक्त भी आप IMPS यूज कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के ऑनलाइन बैंकिंग के फैसिलिटीज है, जैसे एक होता है NEFT, RTGS, जैसे कोमल बता रही थी, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, राइट। आई होप आपको इससे हेल्प मिला हो कि IMPS का एग्जैक्टली क्या सिस्टम होता है। ओके, कैन आई कंटिन्यू? यस। या सो ये हम ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज फंड ट्रांसफर। जैसे हमने देखा अलग अलग चीजें हैं, NEFT, IMPS, UPI के द्वारा हम अपनी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि आजकल बच्चों की स्कूल फीस है, वो भी स्कूल और जो ट्यूशन क्लासेस होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, राइट। नेक्स्ट इज चेकिंग योर अकाउंट बैलेंस। तो हमें कभी भी पता रहना चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं हमारे सेविंग्स अकाउंट में। तो अब इसके लिए हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि हमें पासबुक अपडेट करवाने की जरूरत है क्या, तो हम डायरेक्टली अपने मोबाइल ऐप से अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं, राइट। थर्ड इज पेमेंट्स ऑफ बिल एंड ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल तो काफी ऑनलाइन शॉपिंग होती है Amazon, मिंत्रा पे, तो हम डायरेक्टली पे कर सकते हैं उन्हें इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। हम काफी बार देखते हैं कि काफी कैशबैक ऑफर्स भी आते हैं उसमें। सो या दैट्स बेनिफिशियल, राइट। So next is good practices for safe experiences of UPI, कि हमें सेफली कैसे UPI ट्रांजैक्शंस कैरी करने चाहिए, ताकि जैसे लता मैम ने बताया कि उनके साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो हम सेफली कैसे करना चाहिए। सो नंबर 1 है जिसको हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो व्यक्ति जेन्युइन होना चाहिए। मतलब हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति को हमें नहीं देना चाहिए, हमें नहीं पता ना वो सामने वाला सेफ है या नहीं है। फिर हम जब पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए अमाउंट, फिर जो डिटेल्स हमने डाली है, हमें फिर उनका मोबाइल नंबर प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए, 2 बार वेरीफाई करें बिफोर सेंडिंग द मनी। ओके, हमें कभी भी अपना UPI MPIN किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अभी आप बोलेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं हमारा पिन या कुछ, तो हम वो लिख के रखते हैं। तो हमें कहीं भी ऐसे ही नहीं लिख के रखना चाहिए, हमें हमारी जो पर्सनल डायरी होती है उसमें लिख के रख देना चाहिए, या फिर हमारे फोन में सेव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में कि यस दिस इज माय UPIN, राइट। और बिना जांच किए कोई भी व्यक्ति को पैसे ना भेजे, राइट। सो दोज आर समथिंग कि हम ओके, सो सबने देखा कि हमें कैसे सेफली ऑनलाइन बैंकिंग कैरी करना चाहिए, राइट। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। I would like to request Shubham Goenka to carry on the session. Thank you. Thank you, Komal. Thank you, Shashi. कोमल, क्या आप स्लाइड शेयर कर सकती हैं? Yes, I'll do it. तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से पेटीएम कौन कौन यूज करता है। क्या आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं और कि कौन कौन यूज करता है और क्या क्या पर्पस के लिए आप उसे यूज करते हैं। ओके, आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि आप पेटीएम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। हेलो 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 Shubham, we cannot hear you. Shubham.
उन्होंने लिखा है कि वो पेटीएम के साथ साथ गूगल पे भी यूज करते हैं, विच इज ग्रेट। फोन पे भी यूज करते हैं। और कौन से एप्स आप लोग यूज करते हैं, और कौन से अलग अलग तरह के पेमेंट एप्स हैं? शुभम, आर यू कनेक्टेड? यस, नाउ अभी आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, अभी अब आ रही है, अब आ रही है। तो आप में से कोई भी वॉलंटियरली बताएगा मेरे को अनम्यूट करके खुद को कि आप किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? हाँ, मुझे बोलना है, लेकिन मैं गूगल पे यूज करती हूँ, तो मैं उसके बारे में बोलूँ? हाँ, आप उसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे देखिए, मैं मेरे ऑनलाइन गैस बिल पे करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हूँ। जैसे किसी को मुझे मनी ट्रांसफर करना हुआ, यहाँ मैं अपने घर में रह के अपने गांव में किसी को मनी ट्रांसफर कर सकती हूँ, करती हूँ। और अपने फ्रेंड्स, सपोज मेरे किसी फ्रेंड को सडनली हेल्प चाहिए और मैं जाके दे नहीं सकती हूँ तो कैश में मैं उसको गूगल पे कर देती हूँ। यस, गुड। मतलब यस, थैंक यू। तो बेसिकली जो लोग पेटीएम यूज करते हैं उनको पता होगा कि उसमें एक अलग से आप कैश रख सकते हैं, जो आप पेटीएम कैश के नाम से आप उससे जानते हैं, पेटीएम कैश बोलते हैं हम लोग उसे। और जो वो कैश है, पेटीएम कैश, वो एक तरह का वॉलेट है जो आप मोबाइल में रखते हैं। जो आप जैसे कि मोबाइल में आप जैसे पर्स में कैश रखते हैं, वैसे ही आप उधर मोबाइल में पेटीएम में या और भी है, जैसे फोन पे है, मोबीक्विक है, फ्रीचार्ज है, SBI बड़ी है, इसमें सब में आप कैश रख सकते हैं। इसमें आपको फिजिकल कैश रखने की जरूरत नहीं होती। तो मोबाइल वॉलेट क्या है, जिसमें आप कैश कैरी करते हैं अपने पास, लेकिन वो आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, वो डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी मान लो आप कुछ परचेज करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि आपके पर्स में पैसे हैं कि नहीं है। अगर नहीं होते तो आप पहले पर्स में पैसे रखते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं। वैसे ही आप जस्ट मोबाइल में आपको पेटीएम, जैसे पेटीएम का एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, कि पेटीएम में आप देख सकते हैं कि आपके पेटीएम कैश में कितना बैलेंस है। और अगर आपको और कुछ रिक्वायर्ड है तो आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक करके और अपने डेबिट कार्ड की डिटेल से आप ऑनलाइन बैंकिंग से उसमें कैश ऐड कर सकते हैं। और जब आप शॉप पे पहुंचते, आपने सामान खरीद लिया होता है, तो शॉपकीपर आपसे पेमेंट मांगता है, तो जनरली आप अपना पर्स निकालते हैं और कैश पे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर मोबाइल वॉलेट है आपके पास तो आपको कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं। आप सबसे अच्छा है कि आप उसे बोले कि मेरे पास पेटीएम है, आप वो अपना पेटीएम का QR कोड या फिर जो भी आपको मोबाइल नंबर देगा, तो आप उसको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें कि ये इसका ही है, और जस्ट उसे जितना अमाउंट पे करना है वो कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट है कि आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ रहा। साथ में ही अगर आप कैरी नहीं कर रहे तो इसके चोरी होने का या फिर आपको ध्यान रखने का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और साथ में ही ट्रांसफर भी हो जाता है और आपके पास उसका प्रूफ भी रहता है कि मैंने पेमेंट ट्रांसफर किया है। तो बेसिकली आपको इससे यही फायदा है कि आप ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली कर सकते हैं और आपको कैश कैरी नहीं कर सकता। जैसे कोमल ने भी आपको बताया UPI एंड ऑल के बारे में, उसमें ही एक नए ट्रेंड में ये मोबाइल वॉलेट भी यूज किया जाता है। ओके, so next slide, Komal, please. Komal, yeah. So अभी आप मोबाइल वॉलेट रखते हैं तो उसमें आपको जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में या फिर UPI, इन सब में आपको कुछ ना कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। वैसे ही मोबाइल वॉलेट में भी आपको ये चीजें क्या आपको रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, किसे क्या बताना चाहिए, किसे क्या नहीं बताना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि आप जब भी अगर आप मोबाइल वॉलेट यूज करो तो एक ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू यूज करो या ट्रस्टेड ऐप हो उसके थ्रू ही यूज करो। आप हर किसी भी लिंक के थ्रू शेयर करके या ऐसे यूज ना करें उसे। और सेकेंडली उसके जो पिन होता है, जो वॉलेट का पिन होता है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको वो पिन डालना पड़ता है, तो वो पिन आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहे, ताकि जो आपके साथ में जो पर्सन है या फिर कोई और पर्सन है आपके ऑफिस में, बाहर, फ्रेंड्स, जो भी आपके पिन को मतलब समझ ना सके आपसे कि हाँ, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी उनके साथ जाते हैं और आपने उनके सामने वो पिन डाला तो उनको पता चल जाता है बेसिकली। तो एक सिक्योरिटी के पर्पज से अपन बोल सकते हैं कि आप उसे थोड़ा
चेंज करते रहे रेगुलरली, और ये एक अच्छी आदत भी है। हाँ, मानता हूँ कि रेगुलरली आप चेंज करते रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन रहता है कि आप अपना जो पिन है वो फॉरगेट करके वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि आप रेगुलरली चेंज करें और इस तरीके से चेंज करें कि वो आपको याद रहे, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और साथ ही साथ आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे पेटीएम की एप्लीकेशन है या फ्रीचार्ज की है, फोन पे की है, ये सब एप्लीकेशन भी आप अपडेट करते रहे रेगुलरली। अदरवाइज इनमें जो एरर्स आते हैं या इनमें जो बग्स आते हैं, वायरसेस आते हैं, वो उससे आपके जो वॉलेट में जो पैसा है उस पर हार्म हो सकता है। तो आप रेगुलरली उन्हें अपडेट करते रहे और अपडेटेड ऐप से ही ट्रांजेक्शन करें। और जैसे कि कोमल ने भी बताया कि आप किसी के साथ अपने पिन, सीवीवी और ये सब शेयर ना करें, पासवर्ड शेयर ना करें, और ना ही इन्हें अपने फोन में कहीं स्टोर करें, कहीं पे भी लिख के रखें या किसी को मैसेज करें, क्योंकि ये सब ट्रस्टेड नहीं होते हैं। जैसे अगर आपका हम रेगुलरली ट्रेन में चलते हैं या हम रोड क्राउडेड जगहों पे, क्राउडेड स्ट्रीट पे चलते हैं, अगर आपका फोन चोरी हो गया तो मतलब आपके सारे के सारे पिन, सारे इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड सब चोरी हो गए। सोचिए, एक फोन से उसको आपकी पूरी लाइफ का, पूरे बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसलिए शुभम कह रहे हैं कि मोबाइल में रखना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपके पास एक छोटे से डायरी में मेंटेन करके रखो, जो डायरी आप आपके घर में या आप आपके ऑफिस में, आप उसको एक सेफ जगह पे, जहां भी आपको पता है, एक तिजोरी में, लॉक में, जिसमें आप रख सकते हैं। और जितना हो सके अपने पिन वगैरह चेंज करते रहिए, जैसे शुभम बता रहे हैं। यस, और साथ ही साथ जब भी आप ट्रांजेक्शन करें तो जनरली लोग क्या करते हैं कि कहीं पे भी आपको पब्लिक वाईफाई मिलता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोकल्स के हर एक स्टेशन पे लगा रखा है, तो आप अगर वो ओपन नेटवर्क यूज करके अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि आपका फोन हैक हो सकता है। आपके जो कोड्स हैं, आपके पासवर्ड्स हैं, वो भी आपके थोड़े कोई भी रीड कर सकता है, उनको इनक्रिप्ट कर सकता है बेसिकली, अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो ऐसा आप जो वाईफाई है, रेलवे वाईफाई, उनके थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें। हो सके तो सिक्योर अपने या तो मोबाइल डेटा के थ्रू या फिर अपने घर पे जो वाईफाई है या फिर जो भी आपने लेन लगा रखा है उनके थ्रू ही आप ट्रांजेक्शन करें। और इसके अलावा जो आपके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कोमल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि जैसे कि आप जो पासवर्ड रखते हैं वो सीक्रेट रखें, और जो पिन है और जो ओटीपी है वो किसी को शेयर ना करें। और दूसरा, जो अगर मान लो आपके जो डेबिट कार्ड है या कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका जो वॉलेट से रिलेटेड कोई कार्ड आपको मिलता है बैंक से, तो वो अगर आप उसके हाथ से वो गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो आपको पैनिक होने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप तुरंत उस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, तुरंत आप उस सर्विस को रोक सकते हैं। आपको जस्ट अपने बैंक में एक कॉल करना पड़ेगा और आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि मेरा ये कार्ड ऐसे लॉस्ट हो गया है या फिर किसी ने चुरा लिया है, तो प्लीज आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए। और बैंक ऐसी सब चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं और वो तुरंत उसे ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जिसके पास भी वो कार्ड जाएगा वो उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो और साथ ही साथ आप बैंक से नया कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं उसके साथ ही। और सिक्योर सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपडेटेड मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर अपने मोबाइल को पूरा अपडेट रखें। लैपटॉप में जो भी यूज करते हैं उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो उसके थ्रू जो वायरसेस है वो आपके लैपटॉप में नहीं आ सकते और ना ही वो आपके किसी भी ट्रांजेक्शन को हार्म कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे शुभम, मैं इन्हें एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि तो जनरली हम ये काफी सारे स्कीम हमारे पास ईमेल आते रहते हैं, राइट, कि आप हमें ये डिटेल दो और हम आपको आपके अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर करेंगे। कांग्रेट्स, आप एक लॉटरी जीत चुके हो 1 करोड़ रुपए की। बस हमें आपसे आपके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और आपका पासवर्ड चाहिए और हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। ऐसे ईमेल कितने जन को आए? मुझे तो आए हैं और मुझे बहुत बार आए हैं, मुझे भी आए हैं, राइट। और कितने जनों को ऐसे ईमेल आए हैं? तो यस, सबने देखा कि कैसे वो बाबूजी अगर अपना डिटेल दे देते, और ये जनरली हमें ईमेल के थ्रू या हमें एसएमएस के थ्रू आते हैं। ओके, तो आई थिंक गौतमी ने लिखा है that I came across one such incident where my friend's mom gave away the PIN unknowingly
telling her he is from the bank. Yes, and also the money got debited. The bank too did not help, saying it was their mistake. Yes, तो अगर हम देखेंगे कि जो भी बैंक्स है वो हर जब भी वो ओटीपी भेजते हैं कोई भी चीज के लिए, तो सबसे पहले वो क्या डिस्क्लेमर लिखते हैं? डू नॉट शेयर दिस विथ एनीवन, राइट? डू नॉट शेयर दिस विथ एनीवन. तो बैंक्स एक जनरली जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक डिस्क्लेमर के रूप में दे देते हैं. अभी अगर उन्होंने अपना ओटीपी शेयर किया बिना बैंक, जबकि बैंक ने कहा था कि आप मत करिए, डोंट शेयर दिस विथ एनीवन, फिर भी अगर उन्होंने शेयर किया और अपना पिन किसी से शेयर कर लिया, तो इसमें बैंक कितना जिम्मेदारी करेगा, कितना वो जिम्मेदारी ले सकता है, राइट? वो हर जगह डिस्क्लेमर डालते ही रहते हैं कि पिन मत किसी से शेयर करिए. और साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो हर जगह बोलते हैं कि बैंक वाले कभी भी सामने से फोन नहीं करेंगे पिन मांगने के लिए. कभी भी बैंक वाले या बैंक ऑफिशियल सामने से आपको फोन नहीं करके पिन मांगेंगे, राइट? वो भी हर चीज वो हर जगह बोलते रहते हैं. और अगर कोई आपको मांग रहा है फोन करके पिन, तो आप प्लीज उनको अपना पिन मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है. सो शुभम, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू, एंड कोमल यू कैन स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज अगेन. इसके साथ ही मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपके पास मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि आप ये लिंक के थ्रू अपना यूपीआई यूज कर सकते हैं, ये लिंक पे आप अपने एटीएम की जानकारी ले सकते हैं. तो ऐसे अगर कोई भी अगर आपको मैसेजेस आए, ईमेल आए या कुछ भी आए, तो आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि उससे हो सकता है कि वो आपका ये जो यूपीआई पिन है या फिर एटीएम के कार्ड का डिटेल्स है वो आपका चुरा सकते हैं. तो आप प्लीज वो सब के लिए थोड़ा ध्यान रखें और उसे यूज ना करें. तो अभी मैं एटीएम पे आता हूँ. तो आप लोग में से बहुत सारे लोग एटीएम पे जाते होंगे. आप लोग बेसिकली उसको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? मैं एक दो एग्जांपल चाहूंगा आप लोगों से. कृपया आप मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे आप में से कोई भी. कैश विड्रॉल, यस. मोस्ट ऑफ द सभी कैश विड्रॉल के लिए जाते हैं. और साथ ही जैसे स्लाइड में आपको दिख रहा है कि जो कैश के अलावा आप देख सकते हैं कि आपको अगर कोई पिन चेंज करना है, आपका एटीएम पिन चेंज करना है, तो वो भी आप उधर एटीएम मशीन पे चेंज कर सकते हैं. और साथ में अगर आपको अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी जाननी होती है, अकाउंट बैलेंस जानना होता है या फिर अकाउंट स्टेटमेंट जानना होता है, उसमें एक मिनी अकाउंट स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है. तो आप वो भी एक उसमें सर्विस देख सकते हैं. yes. सब लोग एटीएम यूज करते हैं, पर क्या किसी को एटीएम का फुल फॉर्म पता है कि एग्जैक्टली एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हम सब एटीएम यूज करते हैं, पर कोई बता सकता है कि इसके लिए? ऑटोमेटिक टेलर मशीन. यस. ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. लिखा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन. हाँ. तो ये बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो आप विदाउट किसी पर्सन की हेल्प के, जैसे आप बैंक में कैसे लाइन में लगते हैं, काउंटर पे जाते हैं, स्लिप देते हैं, फिर वो आपको कैश देता है, वैसा कुछ नहीं है. आप जस्ट उसमें आपको जितना अमाउंट चाहिए, और आपके बैंक अकाउंट में अगर उतना बैलेंस होगा तो वो आपको तुरंत उसमें काउंट करके आपको दे देता है, और वो भी एग्जैक्ट. कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसके अलावा जैसे अगर किसी को मनी ट्रांसफर भी करना है, तो आजकल ये भी फैसिलिटी एटीएम प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप उधर तुरंत अपनी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी. और साथ में मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, वो भी बहुत सब ये सब चीजें एटीएम प्रोवाइड करवा रहा है. और साथ ही देखिए, अगर आप एटीएम यूज करते हैं तो आपको एटीएम में भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि एटीएम में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी. एक तो सबसे पहले जब अपन एटीएम यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि अपने एटीएम रूम में कोई भी ना हो, क्योंकि आपका एक पिन होता है जो आप यूज करते हैं. तो अगर वो पिन किसी को भी पता लगता है तो आपके लिए वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है. तो ध्यान रखें कि एटीएम रूम में कोई ना हो. और दूसरा, जब एटीएम आप पिन डालें तो आप उसे थोड़ा सा सेफ्टी के साथ थोड़ा छुपा के डालने का ट्राई करें, क्योंकि ऊपर कैमरा होता है. और एटीएम यूज करने के साथ ही जैसे बहुत एडवर्टाइजमेंट में भी आता है कि आप जब एटीएम यूज करते हैं तो आप प्लीज हेलमेट ना पहने, अपना फेस उस पर दिखना चाहिए. क्योंकि आप एटीएम यूज करें तो आप ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? अगर आप हेलमेट यूज करेंगे या फिर स्कार्फ बांधेंगे तो उससे आपको
अभी वो बैंक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा अगर कोई भी ऐसे कुछ भी ट्रांजेक्शन गलत हो गया या फिर कुछ भी चोरी हुई या कुछ भी हुआ, तो वो आपको इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। तो आप थोड़ा वो भी एक ध्यान रखें। और साथ ही जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें एक ये है कि लोग तुरंत विड्रॉ किए और पर्स में डाला और निकल गए। नहीं, पहले आप उसे काउंट कीजिए, जितना आपने विड्रॉ करने के लिए डाला था उतना ही आपके पास आया है कि नहीं आया है। फिर आप अपने पर्स में सेफ्टी से उसे रखें और फिर ही वहां से वहां एटीएम को छोड़ें, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ ट्रांजेक्शन गलत हो गया या फिर आपका कैश विड्रॉ नहीं हुआ, अकाउंट में डेबिट हो गया तुरंत का तुरंत पैसा, तो आप वहाँ पर जो गार्ड रहता है सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करें और उसको बोले और उसकी हेल्प से आप बैंक में इन्फॉर्म करें कि मैंने ट्रांजेक्शन किया अभी इस एटीएम से और मेरा पैसा नहीं आया या फिर मेरे को विड्रॉ नहीं मिला या फिर मेरा कार्ड उसमें फंस गया। तो वो सब के लिए आप तुरंत ध्यान रखें थोड़ा। और किसी भी एटीएम को यूज करने से पहले थोड़ा सा उसे 1 सेकंड के लिए से देख ले, क्योंकि हो सकता है कि उधर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही हो, कि वहां पर 3-4 लोग ऐसे खड़े हो जो आपका मतलब ऐसे ग्रुप बना के जो वेट कर रहे हो, या फिर एटीएम आउट ऑफ सर्विस है फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, यूज ना करें उस टाइम पे एटीएम, और थोड़ा इस पे ध्यान रखें और बैंक को भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू। मेरे को यही बताना था। और अभी एक कॉमिक है जिसके लिए हाँ, तो मैं एक तो सिद्धेश गावड़े मैं चाहती हूँ कि आप वॉलंटियर करें, और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी रुचि पाटकर को, ये 2 जन को। तो ये कॉमिक है, अभी इसमें से मैं रोल दूंगी, एक जन बनेंगे राजू चाचा और एक जन बनेंगे ये यंग बॉय। तो दोनों को अपने अपने रोल रीड आउट करने हैं कि क्या है। ये एक तरह से डायलॉग है 2 जन के बीच में कि एटीएम के बारे में और जानकारी के लिए, राइट। तो मैं पढ़ के बताऊंगी, इससे अच्छा आप लोग पढ़िए, आप लोग अपना इन्वॉल्व होइए कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो राजू चाचा बनेंगे सिद्धेश, एंड दूसरे कहाँ गए, आई मिस्ड हर नेम। सिद्धेश हैज अ माइक इशू, ही mentioned it earlier, उसने चैट पे डाला है। No problem. So then Smriti, why don't you pick? Has written. You want to? Who? Shubham. Shubham. Shubham has written that ATM से कई बार फाटा नोट आएगा तो क्या करे? Okay. So Shubham, do you want to take this? ATM से अगर फाटा नोट आएगा तो क्या करे? बेसिकली जब भी बैंक अगर एटीएम से बैंक के एटीएम से ऐसा कुछ आता है तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और अगर फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप बैंक में तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरे को ऐसे फटा हुआ नोट आया है, तो आपको वो बैंक जाके रिप्लेस करवाना पड़ेगा अगर आप वो यूज नहीं कर सकते हैं तो। और साथ ही अगर आप ये हाँ, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि आपको बैंक जाके वो चेंज करवाना और फिर उधर वो इश्यू रिपोर्ट करना, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो सर्विसेज हैं, जो एटीएम की सर्विसेज है, उसके सामने अगर कुछ 1-2 प्रॉब्लम आती हैं तो वो थोड़ा पब्लिक को बियर करना पड़ेगा। अदरवाइज जो टेक्नोलॉजी है, जो भी है टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो भी इतनी सर्विसेज लेते हैं वो आप यूज नहीं कर पाओगे अगर आप इस इश्यू के साथ रहेंगे। तो हो सकता है कभी कभी आ सकता है, तो वो ऐसे बैंक से आप रिजॉल्व करवा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो अगर आपको ऐसा कभी इशू आता है देन बेस्ट इज कि आप उसको रखिए और आप बैंक को जाके इन्फॉर्म करिए कि ये एटीएम में ऐसे फटे नोट आ रहे हैं, और आप उसका रिकॉर्ड रखो, या तो मेरी फोटो खींच सकते हैं कि तुरंत मुझे देखिए कैसा ये फटा नोट आया है, और आप जाके बैंक को दिखा सकते हैं, तो बैंक वो आपको जाके चेंज कर देगा। अभी ये सब जो फैसिलिटीज है ये सब एक तरह से हमारे कन्वीनियंस के लिए, राइट। जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग है, एटीएम है, पर एट द सेम टाइम ये सब फैसिलिटीज के एक ड्रॉबैक भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड बहुत होते हैं, और एटीएम में जैसे एटीएम का पिन कभी चोरी हो जाता है, एटीएम फ्रॉड होते हैं, एटीएम में फटे हुए पेपर्स आते हैं। तो ये सब चीजों से हम बचा जा सकता है। मतलब जहाँ पे वो चीज का बेनिफिट बहुत है, ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स अनकाउंटेबल है। आज मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब बैंक गई थी एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। मैं सब ऑनलाइन बैंकिंग करती हूँ, पर एट द सेम टाइम जो उसका ड्रॉबैक है, मैं प्रिकॉशन लेके वो ड्रॉबैक से बच सकती हूँ, जो कि शुभम और कोमल ने बताए। वो सारी चीजें, वो सारे जिस तरह से हम बच सकते हैं,
वो सब चीजें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक सेफ डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? तो कौन 2 जन आके वॉलंटियर करने वाले हैं ये कॉमिक के लिए? उसके बाद हम एंड करेंगे, हम पूरा सेशन जो है आज का समराइज करेंगे एंड देन मैं आप लोग को एक छोटा सा स्मॉल सर्वे दूंगी चैट बॉक्स में, जो कि सर्वे आप लोग को कंप्लीट करना है। तो क्विकली 2 वॉलंटियर्स प्लीज। सोनल सकपाल आप आएंगे, एंड सोनल सकपाल एंड मे बी श्रमिक बावकार, these 2 people. Yeah. May I read as the green shirt person, a person having a bank account? Yes. आप रीड करो। Yes, आप हो राजू चाचा, सॉरी आप चाचा हो, ठीक है? एंड नाउ आई वांट समबडी फॉर राजू। Okay. Who is are you there? हाय मैम, एक्चुअली थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। ओके, आप सुन हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ आवाज, हाँ बोलो। ठीक है, हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो। So the ATM is used to withdraw cash from a bank account without going to a bank, so it saves our time. राइट। So अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे सोनल। हेलो। यस। एक्चुअली मैम मुझे मतलब समझ में नहीं आया, आवाज बीच में आने ही आ रहा था ना, रिटर्न बताएंगे क्या करना है? हाँ। तो ये कॉमिक में 2 जन है, एक है राजू जो कि ऑरेंज शर्ट वाला है, और एक है चाचा जी, और चाचा जी है हमारे में, ठीक है? तो आप ऑरेंज तो समझा आपको? हेलो। यस सोनल, आप रीड करेंगे, क्या लिखा है? एक्चुअली रिटर्न आवाज नहीं आया मुझे, क्या रीड करना है बीच में, मतलब एक्चुअली वो नेटवर्क की वजह से शायद से आवाज नहीं आ रहा बीच बीच में। हेलो मैम, कैन आई रीड? कौन बोल रहा है ये? शुभम स्पीकिंग। यस शुभम, फाइनली आप चैट बॉक्स में बहुत रिप्लाई करते हैं, पर पहली बार हमने आपसे आया। तो एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, आप बीच में कीजिए। सोनल, आप खुद को म्यूट कर दो। हाँ। यस शुभम। ATM gives cash to everybody who comes to an ATM. Only people having an ATM card and money in the bank account can withdraw cash from ATM. So a person having a bank account can get an ATM card, Raju. So bank generally issue debit cum ATM cards to their customers on opening of an account with them. राइट, सबको समझा क्या हो रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब समझ रहे हैं? Okay, I think you can continue. Hello. Yes, you can continue, Shubham. Is there any fixed time to use ATM? One can use ATM during any time in a day or night. So it's 24 hours. So he's asking Even on Sunday? Yes, Raju. ATM is open on Sundays and holidays. Okay, great. Thank you so much for volunteering, and I hope इससे आपको काफी सारी चीजें पता चले regarding ATM. जैसे ATM जो है वो जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट है उन्हें ATM कार्ड मिलता है और डेबिट कार्ड मिलता है, एंड ATM कभी भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो अब मैं जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, मैं फटाफट आपके लिए समराइज करना चाहती हूँ। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पिगी बैंक में जो पैसे सेव करते हैं, छोटे अमाउंट ठीक है। पिगी बैंक का मतलब होता है कि घर पे सेव करना, राइट? घर पे हम हमारा एक गुल्लक बनाते हैं, घर पे हम तिजोरी बनाते हैं। तो छोटे अमाउंट के लिए पिगी बैंक ठीक है, छोटे अमाउंट्स के लिए आप उसमें रख सकते हो। पर जो बड़े अमाउंट होते हैं जो हम सेव करते हैं, वो हमेशा बेटर होता है कि हम एक सेफ जगह पे उसको सेव करें। और सबसे जो सेफ जगह होती है सेव करने के लिए वो होती है बैंक। बैंक भी ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक
बैंक हमने डिस्कस किया नेशनलाइज्ड बैंक और HDFC, ICICI, ये 2 प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि बहुत सेफ हैं, ठीक है। अब बैंक में जब हम जगह सेव करते हैं तो हमारा पैसा ग्रो होता है ओवर टाइम, उसके साथ हमें बैंक के अलग अलग तरह के फैसिलिटीज भी मिलते हैं, जैसे कि हमें एक तो लॉकर फैसिलिटी मिलता है बैंक से, जहाँ के जिन्होंने पिछले एक्सरसाइज में गोल्ड लिखा था, राइट, उनका असेट गोल्ड था, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हम लिंक कर रहे हैं, हमारा हर सेशन हम लास्ट टाइम जो हमने सीखा वो हम ये टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने क्या सीखा कि हमारा अलग अलग तरह के असेट हैं, तो अभी जब हम स्टार्टिंग में एक्सरसाइज कर रहे थे तो किसी ने कहा था कि मैंने गोल्ड लिखा है मेरे असेट में, तो ये जाके गोल्ड आप लॉकर्स में डिपॉजिट कर सकते हैं, तो बैंक हमें लॉकर फैसिलिटीज देते हैं। दूसरा है कि हमें डिपॉजिट की फैसिलिटी रहती है, जो भी अमाउंट रहता है जाके हम डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही हमें लोन या एडवांसेस अगर लेने हैं, कभी कभी हमें जरूरत पड़े इमरजेंसी की, सपोज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या घर खरीदने के लिए या कोई भी जरूरत ऐसी हो जिसके लिए हमें बाहर से लोन लेना हो, तो हम बैंक से लोन्स एंड एडवांसेस भी ले सकते हैं। नाउ आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू ऑल कि लोन्स एंड एडवांसेस एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा असेट होता है कि लायबिलिटी होता है। लास्ट टाइम हमने पूरा ये वी हैड स्टडीड ऑल ऑफ दिस और हमने समझा था कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू ऑल जस्ट टू चेक कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और आप लोग कितने सेशंस में इंग्रॉस हैं और आप कितना लिंक कर पा रहे हैं, क्योंकि हर सेशन इंटरलिंक्ड है, राइट, लायबिलिटी, करेक्ट। फिर बैंक से हम साथ ही साथ मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में, और हमने अभी शुभम ने हमें पूरा समझाया कि हम कैसे बैंक में ATM सर्विसेज यूज कर सकते हैं, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बैंक जो है वो एक बिजनेस है, जो बैंकिंग कंपनीज होते हैं ये एक कंपनीज होते हैं, ICICI बैंक लिमिटेड, राइट, बैंक लिमिटेड, ये सब कंपनीज होते हैं, ये एक बिजनेस है। इनका बिजनेस होता है जैसे अलग अलग लोग अलग बिजनेस करते हैं, कुछ कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ कंपनी सीमेंट बनाते हैं, रिलायंस जो कि है वो सब, रिलायंस जियो वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। वैसे बैंकिंग कंपनी का बिजनेस होता है मनी एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को मनी डिसबर्स करना। तो लेंडिंग मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, ये बैंकिंग कंपनीज का बिजनेस होता है, राइट। और सब बिजनेसेस वल्नरेबल होते हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो जो कि आजकल हम देखते हैं कि काफी सारे बैंक्स में लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, इंसॉल्वेंसी क्राइसिस होता है। जैसे अभी रिसेंटली येस बैंक इतना बड़ा बैंक है कंट्री का, उसमें इंसॉल्वेंसी क्राइसिस हुआ, राइट। येस बैंक अब मैनेज नहीं कर पाया अपनी लिक्विडिटी और येस बैंक फेल हो गया। फिर RBI ने आके येस बैंक को एक तरह से एक बचाया, उनके लिए एक रिलीफ पैकेज तरह का उनको दिया, करेक्ट। तो ये सब बैंक्स को रेगुलेट करता है RBI ये सारे जो भी बैंकिंग कंपनीज है उनको रेगुलेट करता है। पर सृष्टि, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग ओवर हियर। या श्योर, हमारा पैसा बैंक में अप टू ₹1 लाख तक सेव होता है। गवर्नमेंट हमें गारंटी देती है अप टू ₹1 लाख इंश्योरेंस की, अगर हम हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो। So yes, you can continue. Yeah. So like Komal is saying कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो हमें 1 लाख तक का रिफंड हमें 1 लाख तक का गारंटी मिलता है कि आपको 1 लाख तो मिलेगा ही, पर उसके ऊपर जो भी अमाउंट रहता है वो हमें पता नहीं कि कब मिलेगा जरूर, पर कब मिलेगा वो गारंटी नहीं है कि आपको जब आपको तुरंत चाहिए तो नहीं मिलेगा, राइट। तो ये अवॉइड करने के लिए हमें खुद वी शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और हमें खुद सतर्क रहना चाहिए कि हमें कौन से बैंक में पैसे जमा करने हैं और हमें खुद रिस्पॉन्सिबली रहना चाहिए। फिर हमने देखा कि बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, तो हम पहले बैंक्स कंपेयर करेंगे, हम देखते हैं कि क्या हम वो बैंक में एलिजिबल हैं कि नहीं, वो बैंक में बैंक अकाउंट खोलने के लिए उनके जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स है वो सब हम इकट्ठा करके हम हमारा बैंक अकाउंट खोल देते हैं, राइट। और क्या क्या तरह के बैंक अकाउंट है हमने वो भी देखा, जैसे सेविंग्स डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। फिर कोमल ने हमें समझाया कि बैंक पासबुक क्या होता है। पिछली बार हमने पूरा पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट के बारे में, करेक्ट। डेबिट मतलब कुछ भी चीज अगर हमसे गई है, कुछ भी चीज एक तरह से बाहर गई है, और क्रेडिट मतलब कुछ भी हमें मिला है, ये लेमैन टर्म्स में। और पिछली बार हमने पूरा डिस्कस किया था कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो बैंक पासबुक में जो कि स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट होता है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसमें आपको आपके डेबिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिखते हैं, करेक्ट। अगर आप कुछ भी विड्रॉ करोगे तो आपका वो डेबिट दिखाई देगा, कुछ भी आप डिपॉजिट करोगे तो आपका क्रेडिट दिखाई देगा। फिर हमने देखा ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है
और ऑनलाइन बैंकिंग की अलग अलग सर्विसेज हमने देखी, उसमें हमने यूपीआई के बारे में थोड़ी और चर्चा की, क्योंकि यूपीआई आजकल हर जगह यूज हो रहा है। यूपीआई काफी इम्पोर्टेंट, आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम माना जा रहा है, राइट। और फिर हमने देखा कि हम ऑनलाइन बैंकिंग से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारा बैंक बैलेंस कभी भी चेक कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, शॉपिंग के, बिल्स के। फिर हमने देखा कि क्या क्या सेफ प्रैक्टिसेस होते हैं यूपीआई के, जैसे आप हमेशा सही जगह, सही इंटेंडेड बेनिफिशियरी को अपना अमाउंट ट्रांसफर करिए, और काफी सारे अलग अलग चीजें भी हमने डिस्कस किए। सुबह हमने हमें बताया कि मोबाइल वॉलेट क्या होता है, जिसमें आप सबने कहा कि आप लोग गूगल पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, राइट। तो ये सब हमारा मोबाइल वॉलेट होता है। और फिर हमने देखा कि कैसे उसको सेफ तरह से कर सकते हैं। तो सेफ उसको तब किया जा सकता है जब आपका पासवर्ड और पिन आप हमेशा सीक्रेटिव रखे, आप पब्लिक सिस्टम में ना लॉग इन करके एक सिक्योर सिस्टम से पेमेंट करिए। हमेशा चेक करिए कि आप जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर HTTPS के बाजू में एक लॉक का सिंबल आ रहा है कि नहीं। लॉक मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है, राइट। तो इस तरह से आप उसको सिक्योर सिस्टम्स में पेमेंट करिए। एंड देन फाइनली हमने बात की ऑन ATMs, एंड हमने एक छोटा एक्सरसाइज किया कि ATM के बारे में हम और कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज आवर टुडेज सेशन ऑन बैंकिंग। और अभी अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है तो हम आपका क्वेश्चंस रिजॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज फील फ्री एंड पुट योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी राइट नाउ। So I guess no questions for today's session. That's great. Okay, so Shobha has a question. Yes, Shobha. Okay, so Shobha has written that, ma'am, can we use more than one apps in link by one bank? I'm not following this question. मतलब more than 3 apps in link by one bank. मतलब what exactly are you trying to say, Shobha? Are you So like Google Pay and all 3 apps and associated with only one bank account, that is HDFC. That's a question. Yes, you can do that. You can 100% do that. कई बार पेटीएम भी यूज करते हैं, गूगल पे भी यूज करते हैं, और उसमें हम ऑफर्स देखते हैं, राइट। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कैशबैक किसमें मिल रहा है, कौन सा ये सिस्टम है जो सबसे ज्यादा, फोन पे सबसे ज्यादा हमें कौन से अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। एक बैंक अकाउंट से आप जितने भी आपको चाहिए मोबाइल वॉलेट्स या ये यूपीआई प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एयरटेल मनी, आप जितने भी आप लिंक कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है सबसे ज्यादा आपको बेस्ट कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक अतुल ऑल्सो हैज अ क्वेश्चन। सो यस अतुल, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाय, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बार क्या होता है ना कि जब भी हम लोग ATM में मतलब कुछ पैसे निकालने जाते हैं तो मतलब ट्रांजैक्शन होता है, हमें मैसेज भी आता है, लेकिन पैसे नहीं आ पाते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा 1-2 बार भी हुआ था। तो इनिशियली मतलब क्या करना चाहिए? मैंने किया था बैंक में फोन वगैरह, लेकिन बहुत विद इन 20 डेज लगे थे मतलब पैसे वापस आने के लिए। और आपने ATM में आपने आपका विड्रॉ किया पर आपको पैसे नहीं आए, राइट? That's what you are saying. तो हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो आप जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, आप उसका रिकॉर्ड रखो, राइट? लास्ट टाइम हमने देखा कि रिकॉर्ड कीपिंग में हमें कैसे हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड जब तक आप रखोगे, वो रिकॉर्ड आपका प्रूफ रहेगा कि फ्यूचर में आप कैसे, अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फ्रॉड होता है, तो आप हमेशा रेफर बैक कर सकते हो। तो रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो ये ट्रांजैक्शन का आप आपके मोबाइल में ऐसा कुछ रिकॉर्ड रखो कि मैंने ये ट्रांजैक्शन किया पर मेरे पास पैसे नहीं आए। ये सारे रिकॉर्ड के साथ ये सारे रिकॉर्ड जमा करो, और फिर आपका जो भी बैंक है, आप वो बैंक में ईमेल्स, आप तुरंत उसके कस्टमर कंप्लेन में आप तुरंत ईमेल शूट करिए, ठीक है? आपको ये तुरंत करना है, और ये करने के बाद आपको उनके साथ एकदम फॉलो अप करते रहना है, क्योंकि ये एक तरह से हमारी प्रॉब्लम है कि वो बैंक हमारा ये रिजॉल्व करे। बैंक के पास ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कस्टमर्स के, तो आपको ये बैंक से तुरंत हर बार फॉलो अप करते रहना है। इसमें 2 चीजें सबसे आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले, अगर आप पूरा आपके पास रिकॉर्ड है प्रूफ के साथ कि आपने ट्रांजैक्शन किया पर आपको नहीं मिले पैसे, और दूसरा आपको बैंक के साथ फॉलो अप करते रहना है। जितना आप फॉलो अप करोगे उतना आपको बेनिफिट करेगा।
और अगर हो सके तो आप बैंक में विजिट भी करिए, उनको अपनी कंप्लेंट बताइए। तो आप उनसे प्रॉम्प्ट फॉलो अप करते रहेंगे तो जरूर वो आपका रिजॉल्व करेंगे। आप उनको ईमेल डालिए, आप उनको फोन करिए, हो सके तो आप विजिट भी करिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे साथ आज प्रॉब्लम हुई है, चलो मैं 2 दिन बाद बैंक को रिपोर्ट करूंगा, नहीं, तुरंत का तुरंत आप रिपोर्ट करिए विद एडवोकेट प्रूफ, विद ऑल द प्रूफ दैट यू हैव। सृष्टि, जस्ट टू ऐड टू दैट, अतुल बैंक का टाइमलाइन इस चीज में टर्न अराउंड टाइम उन्होंने दिया होता है 3 वीक्स होता है। सो विच इज 3 वीक्स वो बोलते हैं कि टाइम लगता है, कभी 10 दिन में भी हो जाएगा, बट 20 days इज द यूजुअल टाइम। लाइक सृष्टि ने बोला ना, उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वो आता है पैसा, बट जनरली उतना ही टाइम लगता है। एक्चुअली मैम मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था क्योंकि समझो अगर किसी इंसान को बहुत जरूरत है, मतलब उसी टाइम पे उसको वो पैसे की जरूरत है और तभी पैसे नहीं आते, तो इनिशियली मतलब कुछ, क्योंकि मैंने भी तभी कॉल किया था तो मुझे पता लगा कि मतलब 10 days से ऊपर ही लगेंगे। तो इनिशियली अगर जल्दी पैसा मिलना है तो कोई ऐसा प्रोसेस है क्या? क्योंकि कभी किसी को ऐसा ना हो कि जरूरत है, तुरंत हॉस्पिटलाइज है और कुछ पैसे भरने हैं, देन कोई और ऑप्शन नहीं है, तो कुछ देन अतुल इन दैट केस जैसे सृष्टि ने बताया ना, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, और अगर मेडिकल रीजन है जो भी है तो डायरेक्ट ब्रांच में जाके उनसे बात कीजिए, एंड फोन बैंकिंग पे भी वो रीजन स्पेसिफिकली बताइए। सो देन दे विल हेस्ट इन द प्रोसेस, तो वो लोग थोड़ा जल्दी कर देंगे, बट आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट। थैंक यू मैम। मैम मुझे भी बोलना था, एक्चुअली 2 दिन पहले ही मतलब ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, पर इसके लिए मैंने कस्टमर केयर के साथ बात भी किया था। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कंप्लेंट करना है करके, तो मैंने कंप्लेंट किया था, तो उन्होंने बोला कि 24 आवर्स में वो रिटर्न आने वाला है, पर अभी तक वो रिटर्न नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? तो अभी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है। हाँ, कोई भी बैंक्स में, कोई भी कस्टमर कॉल सेंटर्स में लोग नहीं है, राइट? हाँ, तो अभी उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो फर्स्ट चीज कहते हैं कि प्लीज रुकिए, हमारे पास अभी इनपुट नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके ऑपरेशंस फुली रेज्यूम नहीं किए हैं। तो इसमें बेस्ट है कि आप जितना मेल करो, उनको कॉल करो, और ये टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे सिचुएशन अलग होते हैं, आप उनके पीछे पड़ के आप कैसे भी करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पर ये टाइम ऐसा है कि वो खुद हेल्पलेस है क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं है आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। तो आप पेशेंट रहिए और आप उनको लिखते रहिए, ईमेल करते रहिए, कॉल करते रहिए कि मेरी प्रॉब्लम है, मुझे अर्जेंटली ये सॉल्व चाहिए क्योंकि मुझे काफी जरूरत है, और दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड विद दिस। अगर आपकी उनसे तुरंत बात होती है ना, तो मेक श्योर कि आप जितना हो सके उसको क्लोज करने की कोशिश करिए आपकी क्वेरी, ना ही आप उसको एक्सटेंड करो। आपको बोलेंगे मैम हम आपको कल फोन करते हैं, तो आप बोले नहीं मैं रुकूंगी, आप मुझे आज ही सॉल्व करके दो। तो वैसे करके आप उनसे ये पीरियड में बात करिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। So, all right then, Smriti, I guess we'll log out. Sanjay had posted a question. Okay. Mayuri also has a question. Okay. So, you can go ahead and ask, Sanjay. He's posted it in the chat. That IMPS transaction पे कितना charges pay करना पड़ता है? So, Komal, do you want to take this question? And I think Mayuri's question Shubham can take. Hello. Yes. Yeah. Hello. Yes. The IMPS transaction में ना जैसे because हम तुरंत ट्रांसफर करते हैं तो कंपेयर टू NEFT and RTGS थोड़ी ज्यादा चार्जेस लगते हैं। बेसिक चार्जेस आर ₹5 पर ट्रांजैक्शन। लेकिन जैसे अगर हमें बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, जैसे अराउंड 2 lakhs or something, so they charge you around 150 or something. It's that. Komal, just a question there. Isn't that based on thousands? Means 5 rupees per 1000 that you transfer, or is it 5 rupee per transaction? Yeah. और इसमें ऐसा भी होता है कि कोई बैंक मतलब कुछ ट्रांजेक्शन फ्री भी देते हैं मंथ्स के, कि आप इतने मंथ के ट्रांजेक्शन फ्री हैं आपके IMPS के, और वो मोस्टली 10,000 तक के फ्री रहते हैं। आप अगर 10,000 तक के अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो उसमें
मोस्टली किसी में चार्जेस नहीं लगता है, और जो उसके अबव रहते हैं उसमें वो चार्जेस लगते हैं। ओके ठीक है, मयूरी आपको एक क्वेश्चन था, मयूरी दंतवार। हेलो हेलो मैम। हाँ, एक्चुअली मैंने पिछली बार ना ट्रांजैक्शन किया था गूगल पे से, तो वो ट्रांजैक्शन बैंक पर किया था, मेरी सिस्टर को भेजा था पैसा, लेकिन उसमें से मेरे इसमें से डिडक्ट हुए थे पैसे, लेकिन उनके बैंक में जब गए पैसे तो वो हाफ एंड कट होकर गए थे। तो उसके बारे में मैंने उनको कहा कि इंक्वायरी करो बैंक में आपके कि किस चीज का चार्जेस या कुछ लगा है, तो बैंक वाले ने कहा कि वैसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको गूगल पे पर ही मिलेगी। तो उस सिचुएशन में मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे अकाउंट से तो पैसा गया था लेकिन उसके अकाउंट में पैसा डिडक्ट हो, मतलब हाफ ही पैसा आया। तो ये इसकी इंक्वायरी हम कहाँ पर कर सकते हैं? ओके, शुभम, यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन? यस, इसमें आपको सबसे पहले तो आपको गूगल पे एक कंप्लेंट बॉक्स में या रिपोर्ट इश्यू में पहले आप ये इश्यू डालें, और साथ में जो ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो वो भी आप उसमें बताएं कि मेरे ये ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू मैंने इतना पैसा ट्रांसफर किया था, और लेकिन सामने वाले के अकाउंट में इतना ही पैसा गया। तो इसका रीजन पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो, क्योंकि गूगल पे से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई चार्जेस नहीं लगता, और साथ में ही आप बैंक में भी रिपोर्ट कीजिए। वापस से आप उन्हें समझाइए कि मेरा ऐसे ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपकी चैनल जो आपकी नेटवर्क से गया है, तो आप भी एक बार कंफर्म करें कि आपके बैंकिंग चैनल में मेरा पैसा कहीं अटका तो नहीं है, या फिर मेरा कहीं कुछ डिडक्ट तो नहीं हुआ है। तो आपको एक बार कंफर्म कर। हाँ, बैंक वाले को ये किया था हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने सीधा कहा था, आंसर दिया था कि ये आपका ऑनलाइन का है, वो ऑनलाइन ही देखा जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते बैंक वाले, ऐसे उन्होंने जवाब दिया था। तो उनसे आपको इंक्वायरी वापस करनी पड़ेगी कि अगर ऑनलाइन है फिर भी आपके बैंकिंग सिस्टम का ही है, तो अगर मेरे को ऑनलाइन कंप्लेन करनी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो मैं कहाँ इसकी कंप्लेन करूँ, या फिर वो आपको बताएंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिलेटेड आप ये नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे आप मेल कीजिए। लेकिन आपको दोनों तरफ फॉलो अप लेना पड़ेगा उस केस में, गूगल पे भी लेना पड़ेगा और बैंक से भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि गूगल पे बोले कि नहीं ये बैंक की गलती है, तो केस में आप उन्हें दोनों को बता सकते हैं कि नहीं, मेरे को सामने से ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट एवरीवन, मैंने ये सर्वे का लिंक शेयर किया है सबके साथ चैट बॉक्स में, तो आप सब ये सर्वे पे क्लिक करके अपना अपना रिस्पॉन्सेज दीजिए कि आप लोग सेशन से अभी तक आप लोग ने क्या सीखा है और आप लोग को फ्यूचर में क्या सीखना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सलाम बॉम्बे टीम फॉर कंडक्टिंग दिस एंड